हेलो एवरीवन, मैं गिरीश कुमार। वेलकम टू मदरसवी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल के दो ऑर्गेनेल हम पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने पिछले दो और वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लीज जाइए, पिछले दो वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी एग्जाम्स से रिलेटेड, और साथ ही में नए नए वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक के आपको लगातार मिल रहे हैं। राइट, हमने क्रैश कोर्स चला रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम क्या करेंगे, डेली आपकी एक लाइव क्लासेस हम आपके लिए रख रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाइए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट, आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लगातार डेली क्या करते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। राइट, एंड आप हमें हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। आप सिंपल मेधस्वी इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्लियर? अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं medhasvishimla@gmail.com। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। राइट, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं। सेल में नेक्स्ट ऑर्गेनेल है विच इज राइबोसोम। तो पिछली बार हमने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नाउ नेक्स्ट वन इज राइबोसोम। सो राइबोसोम स्टूडेंट्स इस तरह की शेप का होगा, जो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज बिगर सब यूनिट एंड सेकंड वन इज स्मॉलर वन। राइट, सो सबसे पहली बात है, जो राइबोसोम है वो किसने डिस्कवर किया था? राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन। तो आप नाम लिख लेंगे। आई होप आपने कॉपी पेन हाथ में ही रखा होगा, आप नाम लिखिए, नोट्स बनाइए। रॉबिन्सन एंड ब्राउन एंड ब्राउन। सो राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आप देखिए, ध्यान से देखना। जो राइबोसोम होता है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज 70s एंड सेकंड वन इज 80s टाइप। सो 70s एंड 80s टाइप। क्लियर? 70s हमेशा प्रोकैरियोट्स में मिलेगा एंड 80s हमेशा यूकैरियोट्स में मिलेगा। बट 70s भी मिलता है यूकैरियोट में, बट उनके ऑर्गेनेलिज में, लाइक प्लास्टिड एंड, जो हमने बात की थी, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट, now 70s further, S stands for students, S stands for Savardberg unit, या हम बोल सकते हैं sedimentation coefficient। राइट, तो Savardberg unit मतलब होता है S का। राइट, 70s further divided into 50s and 30s, and 80s further divided into 60s and 40s। तो लिख लेने हैं आपने ये पॉइंट्स भी। 60s and 40s। तो बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो अब हम इसके थोड़े फंक्शंस देख लेंगे। राइबोसोम का काम होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या काम होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। क्लियर? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसे नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है प्रोटीन को फॉर्म करने में। एमआरएनए को क्या करता है? ट्रांसलेट इस तरह से, यहां से एमआरएनए इसके अराउंड क्या होता है, सब यूनिट के अराउंड या इसके मिडल से रीड किया जाता है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज, एक और फंक्शन आप इसका लिख सकते हैं वैसे, हेल्प्स इन एंजाइम सिंथेसिस। तो बात एक ही है वैसे, प्रोटीन सिंथेसिस हो या एंजाइम सिंथेसिस हो, क्योंकि प्रोटीन ही क्या होती हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहो तो 50s फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने में होता है? 50s फर्दर डिवाइड होता है स्टूडेंट्स 23 एस आर एन ए, 23 एंड सेकेंड यूनिट इज 5s। क्लियर? एंड जो 30s है ये भी फर्दर डिवाइड होता है 16s आर एन ए। क्लियर? सो 23 और 5 में कौन कन्वर्ट हुआ? 50 वाला, एंड 16s में कौन कन्वर्ट हुआ? 30 वाला।
नाउ 60s भी फर्दर डिवाइड होता है 28 और 5s, तो आपने यहां लिख देना है 28 और 5s। क्लियर? तो 60s फर्दर डिवाइडेड इनटू 28 एंड 5। और 40 किस में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स? 40 वाला डिवाइड होता है 18s RNA। आई होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो ओके, नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेले इज, तो राइबोसोम के बारे में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेले कौन सा है हमारे पास? सेंट्रियोल। तो स्टूडेंट सेंट्रियोल कैसा दिखता है ध्यान से देखना, एक डमरू जैसी शेप का होता है सेंट्रियोल। ठीक है, और 2 यूनिट्स का बना होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अभी क्या होगा, सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करता है आपको पता होगा इस चीज का, आई होप आपने पढ़ा होगा। सेंट्रियोल हेल्प करता है स्टूडेंट्स सेल डिवीजन में। आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, तो सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में, राइट? ओके, तो अभी क्या होता है जब प्रोफेज शुरू होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो सेंट्रियोल है वो मूव करना शुरू करता है। देखो सेंट्रियोल डिवाइड होता है, पहली बात तो सेंट्रियोल डिवाइड कब होता है? सेंट्रियोल 1 से 2 बनेगा एस फेज के टाइम पे, जिस टाइम पे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, करेक्ट? रेप्लिकेशन के टाइम पे ही सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है, और जो दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे बना होगा, इस तरह से मान लो ये दूसरा सेंट्रियोल बना है, तो दूसरा सेंट्रियोल कहाँ मूव करना शुरू करेगा? ऑपोजिट पोल की तरफ, दैट मीन्स ऊपर की तरफ। तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे और इस वाले को साउथ पोल का नाम देंगे, तो एक यहीं पे रहेगा। एंड आफ्टर प्रोफेज इसमें क्या बननी शुरू हो जाती है? एस्टर रेस, जो बाद में क्या बनती है? स्पिंडल फाइबर। किस चीज में हेल्प करते हैं? अटैच विद क्रोमोसोम एंड हेल्प देम टू सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड को हेल्प करते हैं ना सेपरेट होने में। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बना किन चीजों का होता है आप ये लिख लो जरा इसमें। तो सेंट्रियोल किस चीज का बना होता है? फाइब्रिल्स का। तो इसमें क्या होते हैं? 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं, जिनकी अरेंजमेंट क्या होती है, आपने शायद इनकी अरेंजमेंट फ्लैजिला में पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग होती है, दैट इज 9+0, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रियोल की यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होती है फाइब्रिल्स की? 9+0 अरेंजमेंट। क्लियर? ओके, सो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सेंट्रियोल क्या होता है? केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, ये अपने आप डुप्लीकेट बना सकता है। पहला पॉइंट लिखो, इट इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेसल बॉडीज में। नाउ बेसल बॉडीज कहां पे यूज होती हैं? फ्लैजिला के टाइम पे, राइट? सो ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है बेसल बॉडीज में, और कहां पे यूज होती हैं? फ्लैजिला में। क्लियर? ओके, सो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। ये बात हमें पहले से ही पता है। बात समझ में आई? ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेले इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो अभी हमने सेंट्रियोल पढ़ लिया है, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा किसकी एसोसिएशन में रहेगा? न्यूक्लियस के एसोसिएशन में। ऐसा क्यों होगा, इसको मैं आपको धीरे धीरे अभी आपको पता चलेगा, मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये न्यूक्लियस की एसोसिएशन में रहेगा। क्लियर? तो आप डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ कुछ इस तरह, राइट? ओके, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है, और सबसे बड़ी बात है ये क्यों न्यूक्लियस के एसोसिएशन में रहता है या न्यूक्लियस के पास रहता है। सबसे पहली बात तो आप ये लिखो, डिस्कवर किसने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर। इन्होंने एक्चुअली इंडिपेंडेंटली इसे क्या किया था? डिस्कवर किया था। इन ये उस टाइम पे क्या होता था, कम्युनिकेशन काफी कम होती थी, तो कम्युनिकेशन कम होने से क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग टाइम पे एक ही चीज को डिस्कवर कर दिया। नाम था पॉटर क्लॉडे, या क्लॉड भी जिसे हम बोल सकते हैं, क्लॉड, एक्चुअली क्लॉड ही बोलेंगे।
थर्ड वन इज फुल मैन, थर्ड वन इज फुल मैन। क्लियर? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नाम किसने दिया था इसका? नेम वाज गिवन बाय पॉटर। नाम किसने दिया था? पॉटर ने। क्लियर? तो दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा स्टूडेंट्स। एक कौन सा होगा? जिसपे अभी देखिए हमने राइबोसोम्स पढ़े थे, तो जिसपे क्या लगे होंगे? राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, इस तरह से अटैच्ड होंगे इनकी वॉल्स के ऊपर। तो जो पोर्शन या जो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम लगा है उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बात समझ में आई? क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर? और जिस पार्ट पे राइबोसोम नहीं होगा उस पार्ट को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्लियर? अभी हम देखेंगे क्या फंक्शन है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? ये किस चीज का बना होता है? पहली बात तो ये बना होता है वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। किसका बना होता है? वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स का। वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज, काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस। किस चीज में हेल्प करता है? फैट की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज में इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो प्रोटीन बनाने के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है? एक प्रकार का बेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक तरह का बेस प्रोवाइड करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन के। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये किस चीज का बना होता है? सिस्टर्ने एंड टिब्यूल्स। तो ये चीजें आपने याद रख लेनी है। सिस्टर्ने, और ई आर है एक्चुअली, ई आर एन ए ई। तो नाउ सिस्टर्ने एंड टिब्यूल्स। क्लियर? ओके। एक और काम लिख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफाई भी करता है बॉडी को, या हम बोल सकते हैं सेल को। सो इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट इज गोल्जियाई बॉडीज। स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जियाई बॉडीज हमेशा साथ साथ रहती हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे इसके बिल्कुल पास ही। तो गोल्जियाई बॉडीज कैसे प्रेजेंट रहेंगी देखना जरा। इस तरह से गोल्जियाई बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, राइट? ठीक है, अब ध्यान दो, गोल्जियाई बॉडीज के पास क्या जाता है? यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनती हैं वो जाती हैं गोल्जियाई बॉडीज के पास। किस चीज के लिए जाती हैं? यहाँ से जो प्रोटीन्स बनती हैं वो क्यों जाती हैं? फोल्डिंग के लिए, या हम बोल सकते हैं पैकेजिंग के लिए। तो गोल्जियाई बॉडीज का काम क्या होता है? पैकेजिंग या फिर फोल्डिंग, राइट? सो आप दोनों ही लिख लेंगे, पैकेजिंग एंड फोल्डिंग। सो अब पैकेजिंग और फोल्डिंग का मतलब क्या होता है ये जरा समझो। मान लो स्टूडेंट्स, आपने बाजार से क्या लिया? आटे का एक बैग लिया या चावल का एक बैग लिया मान लो। अब आप घर आए तो आपने क्या किया? थाली में चावल लेके उसे खाना शुरू कर दिया? नहीं, आप क्या करेंगे? पहले आटे को गूंथेंगे, देन उसकी चपातियां बनाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हम चपातियां खाते हैं। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पे जो प्रोटीन है वो रॉ प्रोटीन तैयार होता है। उसको उस फॉर्म में लाने के लिए, जो फॉर्म को बॉडी यूज कर सके या उस प्रोटीन का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन बन सके, उसके लिए उसको कहाँ ले जाया जाता है? गोल्जियाई बॉडी के पास। और गोल्जियाई बॉडी में क्या होती हैं? प्रोटीन्स ही होती हैं जो किस चीज में हेल्प करती हैं? फोल्डिंग और पैकेजिंग। और उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? शेपेरॉन्स। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, SHAPERONS। क्लियर? आई होप आपको इतनी बात
समझ आई होगी। क्लियर? चलिए, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडीज किसने डिस्कवर किया था? कैमेलियो गोल्जियाई। क्लियर? सबको पता ही होगा ये कैमेलियो गोल्जियाई। अच्छा, गोल्जियाई बॉडीज को डिक्टियोजोम नाम से जाना जाता है इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में गोल्जियाई बॉडी ना होकर क्या होती है? डिक्टियोजोम। क्लियर? सेंट्रियोल इज द ओनली ऑर्गेनेल विच इज ओनली प्रेजेंट, या सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होती है? अगर सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता तो उनमें सेल डिवीजन कैसे होती है? सेल डिवीजन तो होती है प्लांट्स में भी, तो उनमें होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से। तो एक्चुअली जो सेंट्रियोल है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना है, बट इसकी फॉर्मेशन थोड़ी अलग है। क्लियर? बट इन प्लांट सेल इतना ज्यादा एडवांस नहीं है सेंट्रियोल, वहां पे सिंपल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट सेल को डिवाइड करने में। क्लियर? ओके। गोल्जियाई बॉडीज का एक तो काम और लिख लो स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। तो एक्रोजोम भी कौन बनाता है? गोल्जियाई बॉडीज। एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम होता है? हेल्यूरोनाइडेज। बात समझ में आई? आपको शायद याद आ गया होगा हेल्यूरोनाइडेज। ठीक है, एक और काम लिख लो गोल्जियाई बॉडीज का, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो गोल्जियाई बॉडी एक और काम करती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम लाइसोसोम ही पढ़ लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। ये बहुत छोटे छोटे होंगे, इन्हें क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स इन्हें? क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑटोलिसिस करते हैं। सो दे परफॉर्म ऑटोलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोलिसिस? खुद के ही सेल को डेड कर देना। ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब सेल क्या कर देता है? अब्रप्ट फंक्शनिंग शो करता है, दैट मींस जब भी सेल क्या करेगा, जो काम उस सेल को असाइन होगा उस काम के अलावा सेल अगर कोई भी काम करता है तो ये क्या करता है? अपने ही सेल को मार देता है। कैसे मारता है? इसके पास क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सो नाउ व्हाट आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? स्टूडेंट्स, ये एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जिसमें क्या होती है? लाइसिस करने की क्षमता होती है। नाउ अब आप देखो, अगर मुझे सेल को तोड़ना है तो सेल में ऐसा क्या क्या मटेरियल है जो मुझे तोड़ना पड़ेगा? क्या है? प्रोटीन्स है एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, फिर फैट है बहुत ज्यादा अमाउंट में, फिर अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है बहुत ज्यादा अमाउंट में, लिपिड्स है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उसमें यही सारी चीजें हैं। इन्हीं सभी के एंजाइम है जो इसके पास वो एंजाइम्स है जो इन सब चीजों को तोड़ते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज, या न्यूक्लियोसाइडेज जो भी एंजाइम इसको तोड़ने में हेल्प करेगा। और लाइपेज फैट को तोड़ने के लिए है, ठीक है। प्रोटीएज प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए। तो इस तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे जो पूरे सेल पे एक्ट करेंगे और वहां पे जितने भी मटेरियल है सबको तोड़ना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? किसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम को? डी डव, क्रिश्चियन डी डव। क्या नाम था? क्रिश्चियन डी डव। डी यू वी ई। तो डी यू वी ई, क्रिश्चियन डी डव। बात समझ में आई? एंड टर्म, इसका नाम किसने रखा था? नेम वाज गिवन बाय नोविकॉफ। नोविकॉफ। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो फंक्शंस क्या क्या होते हैं? डिफेंड करता है बॉडी को, एक तो सेल को, खराब सेल को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और दूसरा क्या काम करेगा? ऑटोलिसिस करेगा। बात समझ में आई? तो हमारे अभी तक मैक्सिमम
ऑर्गेनेल्स हो चुके हैं, एक ऑर्गेनेल बचता है स्टूडेंट्स अब, दैट इज वैक्यूल. सो वैक्यूल इन एनिमल सेल इट इज नॉट एज लार्ज एज इन प्लांट सेल. प्लांट सेल का 90% एरिया इज कवर्ड विद vacuole, but in case of animal cell it is very smaller than as compared to plant cell, right? So प्लांट सेल में एक्चुअली न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, पेरिफ्री में, और पूरा एरिया 90% एरिया कौन कवर कर देता है, आपका वैक्यूल कवर कर देता है, राइट? वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ vacuole, that is tonoplast. Clear? Okay. Now वैक्यूल का काम क्या होता है, ना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल. सबसे पहली बात तो बच्चे ये कैसा होता है, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया. दैट मीन्स इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा. बात क्लियर हुई. दूसरी बात, गार्बेज कलेक्टर होगा. बहुत सारा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां पे कलेक्ट होता है, वो सारा का सारा कलेक्ट होता है वैक्यूल के पास. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, वैक्यूल कितने तरह का होगा. तो वैक्यूल 3 टाइप्स का होगा, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एयर वैक्यूल, राइट? तो सैप वैक्यूल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर होता है, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है ये, ठीक है. मिनरल सॉल्ट्स वगैरह ये सारी चीजें क्या करेगा, कंटेन करेगा, मिनरल सॉल्ट ऐसी ऐसी. ना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो स्वेल होता है और साथ ही में कोलैप्स होता है. सो सैप वैक्यूल मैंने एक कहा, दूसरा कहा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सैप, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी हो सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है. बात समझ में आई ना. फूड वैक्यूल क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा. एंड एयर वैक्यूल किस चीज में हेल्प करेगा, बेयोंसी में हेल्प करेगा, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं गैस वैक्यूल, या उसे हम बोल सकते हैं सूडो वैक्यूल. क्लियर? तो किस चीज में हेल्प करेगा, बायोन्सी में हेल्प करेगा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा. तो प्लांट सेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टर्जिडिटी ऑस्मो रेगुलेशन में, राइट? टर्जिडिटी बना के रखेगा ना, जैसे ही पानी अंदर आएगा कितना आना है कितना जाना है. साथ ही में ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा कि ज्यादा बर्स्ट ना हो जाए प्लांट सेल, राइट? तो वो सारी चीजें एक हिसाब से क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखेगा. क्लियर? सो स्टूडेंट्स आपका सेल यहीं पर खत्म होता है. कुछ और चीजें जैसे क्रोमोसोम्स बच जाते हैं, हालांकि मैंने आपको डीएनए का एक लेक्चर में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. वहां पे मैंने बताया है किस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, कैसे होते हैं, बस हाँ उनके टाइप्स रहते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले चैप्टर्स में. क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेल समझ में आ गया होगा. आप अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कैसा लगा, या कोई सुझाव आपके हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.